जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां बचपन का मतलब खेल-कूद नहीं बल्कि कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढते हुए गुजरता है। अनीस जंग की जो किताब है लॉस्ट स्प्रिंग, वो हमें इसी कड़वी सच्चाई के बिल्कुल सामने ला खड़ा करती है। तो चलिए, आज हम उन बच्चों की कहानियों में गहराई से उतरते हैं जिनका बचपन मतलब उनकी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत मौसम होता है, वो गरीबी और कुछ पुरानी परंपराओं की वजह से खिलने से पहले ही उनसे छीन लिया गया। और कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। सोचिए, ये एक लाइन ही हमें सीधे उस दुनिया में खींच लेती है जहां 1 रुपया मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी की झलक है जहां उम्मीद की किरणें भी कहां से निकलती हैं, कचरे के ढेर से। और एक छोटा सा सिक्का वो पूरे दिन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। इसी को तो कहते हैं चोरी हुआ बचपन। ये जो विश्लेषण है, ये उन अनगिनत बच्चों के बारे में है जहां जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम, जिसे हम बसंत कहते हैं, वो गरीबी की ऐसी तपती धूप में खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। तो हमारी पहली कहानी का जो किरदार है उसका नाम है साहिब। एक छोटा सा लड़का जिसकी सुबह स्कूल की घंटी से नहीं शुरू होती। नहीं, उसकी सुबह शुरू होती है कूड़े के ढेरों में कुछ कीमती चीज खोजने की उम्मीद के साथ। एक ऐसी दुनिया जहां दूसरे लोगों का फेंका हुआ कचरा ही उसके लिए सोना है। कई महीनों बाद जब लेखिका उससे उसका नाम पूछती हैं तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो बड़े गर्व से कहता है, साहिब आलम। और पता है, कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, जो आयरनी है, वो यहीं छिपी है। साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन इस स्वामी को उसे खुद अपने नाम के इस गहरे मतलब का कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि असल में उसका जो ब्रह्मांड है वो तो दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी की धूल भरी गलियों तक ही सिमटा हुआ है। वो नंगे पैर घूमता है और उसकी पहचान सिर्फ एक राशन कार्ड है। एक ऐसा कार्ड जो पहचान बनाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी है। और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि वही एक कूड़े का ढेर बड़ों और बच्चों के लिए बिल्कुल अलग अलग मायने रखता है। बड़ों के लिए तो वो सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है, उनकी रोज की रोटी है। लेकिन बच्चों के लिए, उनके लिए तो वो एक रहस्यमयी खजाने की खोज जैसा है, जहां हर मिली हुई चीज एक नया सरप्राइज, एक नया आश्चर्य है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सुबह साहिब की जिंदगी में एक बदलाव दिखता है। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। 800 रुपए और सारा खाना। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि चलो, ये एक बेहतर जिंदगी का वादा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। जो हाथ कभी आजादी से कूड़े का वो हल्का सा प्लास्टिक का थैला उठाते थे, अब उन पर मालिक का भारी भरकम स्टील का कनस्तर है। मतलब साहिब ने भले ही कुछ पैसे कमा लिए हों, पर उसने अपनी आजादी खो दी। वो अब अपना मालिक नहीं रहा। अच्छा, तो अब साहिब की दुनिया से थोड़ा दूर चलते हैं। फिरोजाबाद, एक ऐसी जगह जहां चूड़ियों की खनक के बीच एक और कहानी सांस ले रही है। यहां हमारी मुलाकात होगी मुकेश से, और मुकेश उस साहिब की तरह हार मानने वालों में से नहीं है। देखिए, जहां एक तरफ साहिब ने अपनी परिस्थितियों के आगे एक तरह से घुटने टेक दिए, वहीं मुकेश वो अपनी तकदीर खुद लिखने का ऐलान करता है। वो साफ साफ कहता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को एक चुनौती है जिसने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। और उसका ये सपना फिरोजाबाद की उन तंग और गर्म गलियों में एक मरीचिका, एक मिराज जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहां हर दूसरा परिवार पीढ़ियों से, जनरेशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता आया है, कांच की चूड़ियां बनाना। और मुकेश अकेला नहीं है सब में। वो उन लगभग 20,000 बच्चों में से एक है जिनका बचपन उन गर्म भट्टियों के सामने अवैध और बेहद खतरनाक हालात में पिघल रहा है, लिटरली पिघल रहा है। सोचिए, ये जो खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, इनके पीछे कितनी अंधेरी सच्चाई छिपी है। इन्हें बनाने वाले बच्चे, वो अक्सर बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। कमाल की बात देखिए, जो चीजें दूसरों की दुनिया रोशन करती हैं, वो उन्हीं की दुनिया में अंधेरा भर देती हैं। और ये जो निराशा है, ये जो मानसिकता है, वो मुकेश की दादी की बातों में साफ झलकती है। वो मानती हैं कि ये उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है। उनके लिए तो ये भगवान की दी हुई एक विरासत है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई बच्चा इस नियति को, इस डेस्टिनी को
तोड़ना भी चाहे तो ये इतना मुश्किल क्यों है? तो कहानी हमें बताती है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक विशियस साइकिल, एक जाल है जो उन्हें फंसाए रखता है। देखिए, एक तरफ तो है परिवार, जो खुद गरीबी और अपनी जाति के कलंक के बोझ तले दबा हुआ है, और दूसरी तरफ है पूरा सिस्टम, एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस है, कानून के रखवाले हैं और राजनेता भी हैं। ये दोनों मिलकर बच्चे पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे वो चाहकर भी कभी उतार नहीं पाता। एक ऐसा बोझ जो उसके सपने देखने की हिम्मत को ही खत्म कर देता है। लेकिन इस सारी निराशा के बीच चलिए वापस मुकेश के पास चलते हैं, क्योंकि उसकी कहानी हमें ये दिखाती है कि हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी भी कितने भी घने अंधेरे को चीर सकती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां अपनी किस्मत को चुपचाप मान लेना सांस लेने जितना नेचुरल हो, वहां कुछ और करने का सपना देखना ही अपने आप में एक बगावत है, एक विद्रोह है। और मुकेश बस यही विद्रोह कर रहा है। और जब उसे कोई याद दिलाता है कि अरे, जिस कैरेज में तुम काम सीखना चाहते हो वो तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। वो जोर देकर कहता है, मैं पैदल जाऊंगा। और एक और बात, उसका सपना कोई हवाई किला नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है। वो हवाई जहाज उड़ाने के सपने नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसने हवाई जहाज शायद ही कभी देखे हों। वो उन कारों को चलाने का सपना देखता है जिन्हें वो हर रोज अपनी ही धूल भरी सड़कों पर तेजी से जाते हुए देखता है। मतलब उसका सपना उसकी हकीकत से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि जहां जिंदगी की कठोरता रोज हजारों सपनों को कुचल देती है, वहां मुकेश जैसे कुछ बच्चे वो हिम्मत की चिंगारी आखिर कहां से लाते हैं, वो ताकत कहां से लाते हैं जो उन्हें एक अलग भविष्य का सपना देखने को मजबूर करती है। शायद इसी छोटी सी चिंगारी में उम्मीद की असली किरण छिपी है।